देखो 11.2 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है एंड क्वेश्चन नंबर 3 है, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, है ना। अभी हम लोगों का 11.2 में जो डिस्कशन चलने वाला है आज में, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो इस डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। तो पहले ना क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, उसके बाद हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 ये भी रोम्बस है, क्वेश्चन नंबर 6 ये भी रोम्बस है, तो दोनों रोम्बस भाई भाई, तो रोम्बस वाले सवालों को एक साथ डील कर लेते हैं। ठीक है, देखो जैसे लास्ट क्लास के जो तीनों क्वेश्चंस थे वो ट्रेपेजियम वाले थे, तो वैसे ही आज की क्लास के ये जो दो क्वेश्चंस हैं, ये दो क्वेश्चंस आप लोगों के रोम्बस वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द एरिया ऑफ रोम्बस। ठीक है, धीरे धीरे जितने भी टाइप के क्वाड्रिलैटरल्स आपके सिलेबस में हैं उन सभी के एरियाज़ को याद करना शुरू करो। ठीक है, अगर एरिया के फॉर्मूला ही याद नहीं होगा तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, है ना। क्योंकि कई बार तो सवाल इतने सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं कि फॉर्मूलेज में वैल्यू पुट करनी होती है, थोड़ी सी बेसिक कैलकुलेशन करनी होती है ना, और आंसर आ जाता है। कोई हाई फंटूश कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहता है, लेकिन अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर आप गए। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो ट्रेपेजियम है, जो ट्रेपेजियम वर्ड है, उससे रिलेटेड बातचीत कर ली थी, है ना, उसके फॉर्मूले उसको देखा था वगैरह वगैरह। आज हम लोग रोम्बस के साथ डील करेंगे। तो देखो रोम्बस का फॉर्मूला होता है 1/2, ब्रैकेट देते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं d1 मल्टीप्लाई बाई d2। अब d1 एंड d2 क्या है, पहले इस पे थोड़ा सा डिस्कशन कर ले। d1 एंड d2 यहाँ पे होती हैं डायगोनल्स। ठीक है, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस। ठीक है, जो रोम्बस आप लोगों के पास है उस रोम्बस की डायगोनल्स। अब देखो मैंने कह दिया डायगोनल्स, तो अब मैक्सिमम बच्चे बोलेंगे हाँ ठीक है डायगोनल। बट अगर आपने उनसे अभी पूछा कि डायगोनल का मीनिंग क्या है तो सिट्टी पिट्टी हो जाती है गुल। फॉर्मूले में लगे तो वैल्यू पुट करके आंसर भी निकाल देंगे, बट 10वीं तक आ जाएंगे डायगोनल क्या होता है ये नहीं पता रहता है। तो पहले एक बार थोड़ा सा अपन शॉर्ट में डायगोनल क्या होता है ये देख लेते हैं। ठीक है, देखो जैसे अगर मान लेते हैं आपके पास कोई भी क्वाड्रिलैटरल है, कोई भी क्वाड्रिलैटरल, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास रोम्बस होना चाहिए, आपके पास कोई भी क्वाड्रिलैटरल हो, किसी भी क्वाड्रिलैटरल की जो अपोजिट वर्टेक्स होती है, अपोजिट कोने, अगर आप उन अपोजिट कोनों को ज्वाइन करो, जैसे आपने इस कोने को ज्वाइन कर दिया इसके साथ, तो जो ये लाइन बनी उन दोनों अपोजिट कोनों को ज्वाइन करके, दिस लाइन इज बेसिकली नोन एज डायगोनल। ठीक है, अपोजिट कोनों को ज्वाइन करके जो लाइन बनती है दैट लाइन इज बेसिकली व्हाट, डायगोनल। सिमिलरली आप ये वाले अपोजिट कोने भी ज्वाइन कर सकते थे, ये ब्लू वाले, है ना, तो ये भी क्या कहलाएगी, डायगोनल। ठीक है, ये भी क्या कहलाएगी, डायगोनल। तो होप सो मैं क्लियर हूँ। ठीक है, कि आखिर मैं बोलना क्या चाह रही हूँ, डायगोनल क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ये तो मैंने अभी इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक जनरल इंट्रो दिया है, ओनली जनरल इंट्रो। अब हम मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन में। बोला जा रहा है कि आपके पास एक रोम्बस है जिसकी डायगोनल्स हैं 7.5 एंड जिसकी डायगोनल है 12। आपको एरिया निकालना, बताओ इससे आसान सवाल आपको क्या मिलेगा। हाँ, प्रॉपर तरीके से तो पहले चीज़ें लिख लो। आपको जो भी फिगर दिया है पहले उस फिगर का नाम फॉर रोम्बस, आप लोगों को वहाँ पर डायगोनल 1 की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है डायगोनल 1 की वैल्यू, 7.5 सेंटीमीटर। वहाँ पे आप लोगों को डायगोनल 2 की वैल्यू दी हुई है d2, यानी कि कितना, 12 सेंटीमीटर। आपको वहाँ पे कैलकुलेट करने को क्या बोल रहा है, एरिया। तो प्रॉपर तरीके से एरिया का फॉर्मूला लगाओ। एरिया किसका, रोम्बस का, तो लिखना ज़रूरी है। फॉर्मूला लिखो, क्या होता है, हाफ ब्रैकेट d1 मल्टीप्लाई बाय d2। ठीक है, यही होता है ना। अच्छा, ब्रैकेट नहीं डालोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हाफ d1 की वैल्यू 7.5, d2 की वैल्यू 12। अब जो कैंसिलेशन होता है उतना कैंसिलेशन तो आपको करना पड़ेगा, तो 2 1 यहाँ पे 2 6। ओके, आगे क्या आएगा,
7.5 की मल्टीप्लिकेशन 6 के साथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 45, क्योंकि क्वेश्चन में सेंटीमीटर था तो यहाँ पे भी सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर लगेगा, ठीक है। तो बस आखिरी में आपका जो आंसर आया है, इस आखिरी वाले आंसर को इस तरीके से प्रॉपर तरीके से बॉक्स बनाओ, बॉक्स बनाकर उसको लिख दो, ठीक है। और लास्ट लाइन वहाँ पे लिखनी पड़ेगी देयरफॉर क्या, एरिया ऑफ रोम्बस। लास्ट लाइन लिखना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एरिया ऑफ रोम्बस इज 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। डन, ठीक है। तो इतने इजी सवाल आते हैं। अब इसमें मैं बता रही हूँ एक पैटर्न क्या हो सकता है, जैसे दोनों डायगोनल दे दी, एरिया निकालेगा। और दूसरा पैटर्न आपको इस सवाल में ये मिल सकता है, दो डायगोनल में से कोई एक डायगोनल देगा, एरिया देगा और दूसरी डायगोनल आपको पूछेगा। बस ये दो टाइप के सवाल इसमें क्रिएट किए जा सकते हैं। तो जिसको फॉर्मूला पता है और बेसिक अक्ल है कि वैल्यूज़ पुट करनी पड़ती हैं जो दिए उनकी जगह, बेसिक मैथमेटिक्स करनी पड़ती है 4th-5th क्लास वाली, वो आप आराम से निकाल लेगा। अगर कोई ऐसा है कि नहीं मैं तो रटूंगा हर सवाल को, एनसीईआरटी का सवाल पेपर में आएगा तो मैं बना लूँगा, थोड़ा सा वेरिएशन आ जाएगा तो मैं नहीं बना पाऊँगा, वो इंसान भैया फिर बेसिक मैथ्स उसके बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से डैमेज्ड है। वैल्यूज़ अगर आपको पुट करना भी नहीं आता है तो, ठीक है। खैर अभी चलो आगे मूव करते हैं हम लोग। आगे वाला सवाल दैट इज सवाल नंबर 6, ये जो है अच्छा है। देखो सवाल नंबर 6 में आपको बोला तो जा रहा है कि वो रोम्बस है, बट यहाँ पे बोल रहा है कि डायगोनल के बदले में आपको साइड दी गई है कितने की, 5 सेंटीमीटर की, और एल्टीट्यूड आपको दिया है 4.8 सेंटीमीटर का। एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, परपेंडिकुलर, ठीक है, 90 डिग्री वाला। तो आपको सोचो अगर एरिया रोम्बस का निकालना है या फिर कोई भी क्वेश्चन अगर रोम्बस का है तो देना तो डायगोनल चाहिए, है ना, देना तो डायगोनल चाहिए। हाँ मैडम देना तो डायगोनल चाहिए, बट उसने आपको दिया है हाइट और दिया है साइड, ठीक है। अच्छा लेकिन एक लैंग्वेज पढ़ो यहाँ पर कि जिस साइड में 5 सेंटीमीटर दे रहा हूँ और उसी साइड की मैं एल्टीट्यूड दे रहा हूँ। देखो किसी भी फिगर में सिर्फ एक हाइट होगी ऐसा नहीं होता, किसी भी फिगर में मोर देन 1 हाइट भी पॉसिबल है। तो इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन कर रहा है कि जिस साइड का वैल्यू 5 सेंटीमीटर है उस साइड की एल्टीट्यूड है 4.8, बराबर। यानी कि अगर ये साइड आपकी 5 सेंटीमीटर है तो इसके ऊपर बनने वाला एल्टीट्यूड आपको 4.8 सेंटीमीटर का दिया है। चलो खैर कर लेते हैं भाई क्वेश्चन। तो कैसे करें फिर अभी हम लोग, पहले तो देखो जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो गिवन इन्फॉर्मेशन हम लोगों को लिखना पड़ेगा। सोल्यूशन नंबर 6 आप लोगों के पास आ गया फॉर रोम्बस, ठीक है। अब रोम्बस में आप लोगों को क्या दिया है, आपको दिया हुआ है साइड की वैल्यू कितनी, 5 सेंटीमीटर, और जो एल्टीट्यूड है, ठीक है, उसी साइड का एल्टीट्यूड यानी कि हाइट, ठीक है, वो एल्टीट्यूड आपको दिया हुआ है 4.8 सेंटीमीटर, बराबर। अच्छा अब उसके आगे और भी कुछ दिया है क्या मैडम? हाँ पढ़ते हैं सवाल को। बोल रहा है इफ़ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज़ 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, अगर उसकी एक आधी डायगोनल की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है तो आपको दूसरा डायगोनल ढूंढना है, ठीक है। आपको क्या करना है, दूसरा डायगोनल ढूंढना है। मतलब मैं मान के चलूँ कि जो डायगोनल 1 मुझको दिया हुआ है और उस डायगोनल 1 की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर, और इस क्वेश्चन में मुझको एरिया ढूंढने को नहीं बोल रहा है, इस क्वेश्चन में मुझको वो दूसरी डायगोनल कितने सेंटीमीटर की होगी ये पूछ रहा है। अब तो हम फंस गए, क्योंकि जस्ट मैंने अभी अभी तुमसे कहा था एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है हाफ d1 इंटू d2। अगर आपको d2 ढूंढने का है तो d1 दिया होना चाहिए एंड एरिया दिया हुआ होना चाहिए, ठीक है। क्या होता है देखो, एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ d1 इंटू d2। यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, एरिया आप लोगों का टर्म नंबर 1 है, d1 ये टर्म नंबर 2 है, d2 ये टर्म नंबर 3 है। अगर इनमें से कोई एक टर्म ढूंढनी है तो बाकी की 2 गिवन होनी चाहिए तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। लेट्स से अगर 4 टर्म होंगे तो
एक टर्म देगा, सॉरी 3 टर्म देनी चाहिए और एक ढूंढेंगे, है ना। 7 टर्म्स हैं तो 6 टर्म्स देने को होना और एक टर्म ढूंढना चाहिए हमें। अब हमको सिर्फ और सिर्फ D1 दिया हुआ है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, हमको एरिया भी नहीं दिया और D2 भी नहीं दिया, मतलब 3 टर्म्स में से सिर्फ एक टर्म दी है और बाकी की 2 नहीं दी। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से तो सॉल्व हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे 2 चीज़ें अननोन है जो कि पॉसिबल नहीं है फाइंड कर पाना। फिर आप क्या करें? तो देखो अगेन बहुत ही बेसिक सी चीज़, एरिया ऑफ रोम्बस सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होता कि मैडम मज़े से एरिया ऑफ रोम्बस को आपने हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 लिख दिया। एरिया ऑफ रोम्बस का एक और फॉर्मूला है, ठीक है। एरिया ऑफ रोम्बस का बराबर क्या है? एक और फॉर्मूला है। एरिया ऑफ रोम्बस का एक और फॉर्मूला है, यस, एरिया ऑफ रोम्बस का एक और फॉर्मूला है, वो है एल्टीट्यूड, ठीक है। एल्टीट्यूड यानी कि हाइट की वैल्यू मल्टीप्लाई वो एल्टीट्यूड जिस साइड पे बना है, ठीक है, वो एल्टीट्यूड जिस साइड पे बना है, किस उसको हम लोग कहते हैं बेस, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये भी एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला। यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि एरिया ऑफ रोम्बस के मेरे पास 2 फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला है हाफ टाइम्स ऑफ D1 इंटू D2 और दूसरा फॉर्मूला है एल्टीट्यूड इंटू बेस। ये मेरे पास 2 फॉर्मूले हैं, ठीक है। अब देखो कैसा है तुम्हारा जो घर है, जिस घर में अभी तुम रहते हो, उस घर का कुछ ना कुछ सर्टेन एरिया होगा, राइट। अब मान लेते हैं तुम एक X कंपनी का टेप लाते हो और उस X कंपनी का टेप लाकर तुम उस एरिया को कैलकुलेट करते हो। तो तुमने कैलकुलेट करके सर्टेन वैल्यू निकाल ली, फिर तुम Z कंपनी का टेप लाते हो और तुमने फिर से वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली कि ये वैल्यूज़ आई मेरी। तुम्हें लगता है क्या वो दोनों वैल्यूज़ अलग अलग आएंगी? तुम्हें ऐसा लगता है क्या वो दोनों वैल्यूज़ अलग अलग आएंगी? बिल्कुल नहीं। अगर हम बात करें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, किसी भी एक गिवन क्वांटिटी के एरिया निकालने के तरीके अलग हो सकते हैं, बट एरिया की जो वैल्यू आएगी वो अलग नहीं होगी। फॉर एग्जांपल अभी मेरा जो घर है उसका एक का एरिया है 1800 स्क्वायर फीट, चाहे मैं निकालूं या चाहे कोई और निकाले, 1800 ही आएगा ना। ऐसा तो नहीं है मेरे से 1800 आ रहा है, किसी से 2800 आ रहा है, किसी से 4000 आ रहा है। माइट भी निकालने वालों के तरीके बदल सकते हैं, बट एरिया तो उतना ही आएगा 1800, है ना। तो वैसे ही एरिया ऑफ रोम्बस को निकालने के तरीके बदल सकते हैं, बट एरिया तो सेम आएगा। यानी कि इक्वेशन नंबर 1 से जो एरिया आएगा वही सेम एरिया इक्वेशन नंबर 2 से भी आएगा। तो मैं लिख सकती हूँ कि अच्छा इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड दोनों के सेम है। तो ऐसे में जो वैल्यू एल्टीट्यूड इंटू बेस से निकल कर आएगी वही वैल्यू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 करके भी आएगी, ठीक है। बस खत्म होगी कहानी हमारी, बस डन। अब बस वैल्यूज पुट करो। एल्टीट्यूड 4.8 दिया है, बेस आपको 5 दिया है, हाफ टाइम्स ऑफ डायगोनल 1, डायगोनल 1 आपको 8 दी है, डायगोनल 2 आपको नहीं पता, वो आपको निकालनी है। देखो पहले तो कैंसिलेशन हो गया ये बड़े मज़े से, है ना। अभी 4.8 को पगले जैसे मल्टीप्लाई मत करना 5 से, यहाँ पे 4.8 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय वो 4 इक्वल टू D2। अब कैंसिलेशन करो, 4 1 जा ये 4 और यहाँ पे 1.2। अब अगर आपके पास सब कुछ कैंसिलेशन हो गया है तब आप मल्टीप्लाई करो, अब अपना आंसर रिपोर्ट करो। तो यहाँ से D2 यानी कि आएगा 1.2 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज 6। यूनिट क्या डालेंगे? तो हमने क्वेश्चन को पढ़ा कि अच्छा क्वेश्चन में तो सेंटीमीटर है, तो कई बच्चे डाल देते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, चाहे कुछ भी हो, चाहे सेंटीमीटर हो, चाहे मीटर हो, चाहे फीट हो, चाहे यार्ड हो, चाहे कुछ भी हो, आप स्क्वायर तभी उपयोग में लाते हो जब आपने एरिया कैलकुलेट किया है ना। जब आपने एरिया कैलकुलेट किया है, जब आपने एरिया कैलकुलेट किया तब आप लाते हो उसको कैलकुलेशन में, बराबर। अभी डायगोनल इज नॉट एन एरिया, ठीक है, वो एरिया नहीं है। तो ऐसे केस में उसकी यूनिट में सिर्फ सेंटीमीटर आएगा, ना कि सेंटीमीटर स्क्वायर। बस फाइनल आंसर को इस तरीके से बॉक्स में डाल देते हैं और लास्ट लाइन लिख लेते हैं कि देयरफॉर द वैल्यू ऑफ अदर डायगोनल इज 6 सेंटीमीटर।
हमारे पास जो दूसरी डायगोनल है उस डायगोनल की जो वैल्यू है वो है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सिर्फ इतना अपने ध्यान में रखना कि हाफ इंटू D1 इंटू D2 ये एक रोम्बस का फॉर्मूला है, ऐसा मत करना। जे बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड ये भी उसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो कई बार हम लोगों को इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की नीड पड़ सकती है। अब इसमें आपको पता है वेरिएशन क्या देखने को मिलेगा? वेरिएशन आपको ये देखने को मिलेगा कि इस बार जैसे उसने आपको D2 नहीं दिया, अगली बार वो आपको D1 भी दे देगा, अगली बार वो आपको D2 भी दे देगा, अगली बार वो आपको हाइट भी दे देगा और आपसे पूछेगा बेस निकालो। कल को ये भी हो सकता है कि वो आपको बेस दे दे, D1 दे दे, D2 दे दे और हाइट मांग ले। तो वेरिएशन कुछ भी हो सकता है। कंसेप्ट समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि फॉर्मूलेज दो हैं तो दो तरीके से एरिया ऑफ रोम्बस निकाला जा सकता है, बट दोनों तरीके से निकाले हुए एरिया ऑफ रोम्बस की वैल्यू तो अलग नहीं आ सकती ना, तो दोनों को इक्वेट करना। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना, इसको करने के हैं दो तरीके। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसको सॉल्व करने के हैं दो तरीके। आप दो तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर सकते हो, राइट? दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हो। क्लास 8 की जो NCERT की किताब है, ये मेंसुरेशन वाली आपकी, ठीक है, इसमें एक फॉर्मूला दिया है। ये फिगर देख रहे हो आप, ये फिगर देख रहे हो, इस फिगर को ध्यान से देखो। ये इस फिगर के लिए एक फॉर्मूला दिया है, पता है, सीधा 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 सीधा, कि इस फॉर्मूले को यूज़ करो, फॉर्मूले में वैल्यूज़ डालो, आंसर निकल के आ जाएगा। 2 मिनट, मैं इस डायग्राम को कॉपी कर लेती हूँ। चलो, कॉपी हो गया होगा वो नीचे। अब देखो, NCERT की टेक्स्ट बुक अगर आप ओपन करोगे तो आपको ये जो अभी फिगर दिख रहा है ना, ये जो फिगर आपको दिख रहा है, इस फिगर को, इस टाइप के फिगर्स को सॉल्व करने के लिए एक डायरेक्ट एक फॉर्मूला दिया है। ठीक है, इस टाइप के फिगर्स को सॉल्व करने के लिए एक डायरेक्ट एक क्या करके रखा है उसने, फॉर्मूला दे के रखा है। उस फॉर्मूले में आप प्रॉपर तरीके से वैल्यूज़ पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा, बराबर। तो आप डायरेक्टली वो फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपको ये पर्टिकुलर इस टाइप के फिगर्स का एरिया निकालना है तो, क्योंकि ना तो ये ट्रेपेजियम है, ना तो ये रोम्बस है, ना तो ये आपका रेक्टेंगल है, ना तो ये आपका स्क्वायर है। और दूसरा तरीका होता है प्रॉपर तरीके से स्टेप्स के साथ क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को स्टेप्स के साथ सॉल्व किया जाए। बात ये होती है कि ये जो डायरेक्ट फार्मूला है, क्या ये डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करना मैडम सही है? क्या ये डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करना सही है? बिल्कुल सही है। क्यों सही नहीं होगा तुम मुझे बताओ। तुम एरिया ऑफ रोम्बस का डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? हाफ इंटू D1 इंटू D2। कभी कोई तुमसे पूछ रहा है कि वो फार्मूला कहाँ से आया, समझाओ मुझको? किसी ने पूछा क्या? नहीं पूछा ना। फिर बिल्कुल सही है। ठीक है, आप एकदम डायरेक्ट फार्मूला बेझिझक यूज़ कर सकते हो। और एक होता है प्रॉपर स्टेप्स के साथ करना। ठीक है, प्रॉपर स्टेप्स के साथ करने का मतलब ये होता है ऊपर वाले फिगर का एरिया निकालो, नीचे वाले फिगर का एरिया निकालो और दोनों को ऐड करो। ठीक है, बट मैं कहूँगी आप डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करो। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको कभी दिखे, फिगर ध्यान से देख लो, इस टाइप का फिगर आपको कभी भी दिखे और इस टाइप के फिगर का अगर आपको एरिया निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है हाफ के बाद लिखा जाता है डी मतलब डायगोनल। डायगोनल का मतलब मैंने अभी भी समझाया था, दो अपोजिट कोनों को ज्वाइन करके ये जो लाइन बन रही है ना, इस लाइन को हम लोग कहते हैं डायगोनल। सो दिस इज़ योर डायगोनल, दिस इज़ योर डायगोनल। ठीक है, तो आप ये हो गया आपका डी की वैल्यू। ठीक है, फिर लिखते हैं हम लोग ब्रैकेट और ब्रैकेट में लिखते हैं H1 प्लस H2। ठीक है, H1 का मतलब ये जो डायगोनल नंबर 1 पर आपने जो ये हाइट बनाई है, दिस इज़ योर H1,
और इस पॉइंट से आपने जो ये हाइट बनाई है, दिस इज़ योर H2, इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का अगर तुमको एरिया कैलकुलेट करना है तो एरिया कैलकुलेट करने के हिसाब से आप पहले वैल्यूज़ लिख लो कि आपको कितना 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 चीज़ें दी है। आपको D की वैल्यू कितनी दी है, 24 मीटर। आपको H1 कितना दिया है, मैं ऊपर वाले को मेरा H1 मान रही हूँ। H2 आपको कितना दिया है, 8 मीटर। अब आपको सिर्फ क्या निकालना है, एरिया। तो डायरेक्ट आप एरिया का फॉर्मूला यूज़ करिए, हाफ हो जाएगा D ब्रैकेट में H1 प्लस H2। ठीक है, हाफ D की वैल्यू कितनी आ गई, 24। H1 प्लस H2 की वैल्यू आ गई 13 प्लस 8। अब देखो जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल करो, 2 1 ज़ा 2, 12 ज़ा, डन। तो ये आपके पास आ गया है कितना, 12। 13 प्लस 8 ये कितना हो जाएगा, 19 20 21, तो 12 इंटू 21। ठीक है, 21 इंटू 10 210, 210 प्लस आपका 42 यानी कि 252, ये एरिया आ गया। ठीक है, एरिया के यूनिट में मीटर और मीटर के ऊपर स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरा एरिया आ गया। फाइनल आंसर को इस तरीके से डब्बे में डालो, आगे चीज़ें। ठीक है, लास्ट लाइन लिखना ज़रूरी है। तो क्वेश्चन के पास जाओ, उसने क्या पूछा है, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। तो आपको अपनी लास्ट लाइन इसी टर्म्स में लिखनी है। कैसे लिखेंगे आप अपनी लास्ट लाइन, देयरफॉर द एरिया, ठीक है, किसका एरिया, ऑफ द फील्ड इज, उस फील्ड का एरिया कितना है, 252 मीटर स्क्वायर है। ख़त्म कहानी। तो इस फिगर को ध्यान से देखो, इस टाइप का फिगर अगर आता है तो आपको अपने सवाल को इसी तरीके से डील करना है। अब इसमें वेरिएशन आपको क्या मिल सकता है, मतलब इस सवाल को और किस तरीके से पूछा जा सकता है। इस सवाल को इस तरीके से पूछ सकता है कि एरिया इक्वल टू है D1 ब्रैकेट में H1 प्लस H2, टोटल 4 टर्म्स है। एक है एरिया, एक है D, एक है H1, एक है H2। इनमें से कोई भी 3 टर्म्स दे देगा और चौथा टर्म आपको पूछेगा। इस बार D दिया था, H1 दिया था, H2 दिया था। अगली बार क्या करेगा वो आप लोगों को, अगली बार वो आप लोगों को ये करेगा कि ले भाई A की वैल्यू ले ले, एरिया की वैल्यू ले ले, D1 D2 की वैल्यू ले ले, और सॉरी H1 H2 की वैल्यू ले ले और D निकाल। एनी 3 टर्म्स